गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब। हम अभी तक जो भी हमारा सी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे हमने वो बी सेक्शन से किए थे। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, मैं थोड़ा पीछे से पढ़ा रही हूँ, पहले सी सेक्शन फिर बी फिर स्टार्टिंग ए से करेंगे। कारण है कि जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारा ए फर्स्ट, बी सेकंड और सी थर्ड हो जाएगा, तो पूरा रिवाइज होने में आसानी हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो है वायुमंडलीय दाब। वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए जाने वाले दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, दाब होता है ना, दाब जैसे उच्च दाब निम्न दाब। अब ये कैसे पता पड़ेगा कहाँ का दाब उच्च है और कहाँ का निम्न है? इसका भी बहुत आसान तरीका है उच्च और निम्न जानने का। देखिए, ठंडा और गर्म बहुत आसान है। जहाँ ठंडा आपको देखे वहाँ कैसा होगा? उच्च दाब, और जहाँ गर्म होगा वो होगा निम्न दाब। अब इसका कैसे पता पड़ेगा क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसे भी हम समझ। मान लीजिए ये कोई सतह है और इस सतह पे इसका हाफ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ठंड है, और यहाँ क्या है? गर्म क्षेत्र है। अब गर्म क्षेत्र में यहाँ क्या चल रही हैं? हवाएं चल रही हैं। ठीक है, ये हवाएं हैं। इस ठंडे क्षेत्र में हवा ठंडी होगी, ठंडी होकर चीज़ थोड़ी सी क्या होती है? भारी होती है। भारी होकर वो कहाँ आएगी? सतह के पास आएगी। सतह के पास इकट्ठी होती जाएगी, मात्रा बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि वो भारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए सतह गर्म हो गई, ये सतह कैसी है? गर्म है। यहाँ से हवा टकराएगी, गर्म होगी, या कोई आग का क्षेत्र है या कुछ भी हीट का कारण है, उसके कारण हवा गर्म होगी। गर्म होकर उसमें कैसा आ जाएगा? हल्कापन है। हल्की होकर वो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो नहीं जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसे खुला क्षेत्र मिलेगा। अभी ये छोटे से क्षेत्र में थी, ऊपर जा रही है क्षेत्र, वो फैल जाएगी। चारों फैल जाएगी। फैलने के कारण अब क्या हुआ? जो ताप एक जगह इकट्ठा था वो फैल गया, अब ताप भी क्या हो जाएगा? फैल गया। तो अब उतनी गर्माहट नहीं रहेगी जितनी कि वो धरातल के नज़दीक थी। दूसरा कारण, हम अगर बात करें 1 किलोमीटर की हाइट पे टेम्परेचर मैंने बताया था -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ये माइनस में चला गया। इसका मतलब ठंडक जैसे जैसे ज़्यादा हाइट पे जाएगी, बजाय गर्म होने के ऊंचाई पे एक तो वायु फैल गई तो ताप भी फैल जाएगा, दूसरी हाइट पे जाने पे टेम्परेचर भी कम होता है। फिर वो क्या हो जाएगी? ठंडी होकर चीज़ अब ऊपर थोड़ा ना जाएगी, क्या आएगी? रिपीट होकर नीचे आएगी। तो जहाँ क्या हो जाएगी? हवाएं ज़्यादा हो जाती हैं, इकट्ठापन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ तो हो जाता है हाई प्रेशर। और जहाँ से हवाएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, वहाँ हो जाता है लो प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है मिलीबार, MB शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, MB। तापमान बढ़ने पे दाब कम होता है और ऊंचाई बढ़ने पे वायु की सांद्रता कम होने के कारण दाब में कमी आती है। मैंने कहा था ना, वायु की सांद्रता कम होने लगती है। तापमान बढ़ने पे मतलब गर्म होने पे। अगर कहती कम होने पे, कम का मतलब होता है ठंडा होना, बढ़ने का मतलब होता है गर्म, बढ़ने का मतलब हो गई गर्म हो गई। अगर मैं लिखती कम तो यहाँ होती ठंडा। तथा ऊंचाई बढ़ने पे वायु में, ऊंचाई पे मैंने कहा था टेम्परेचर घटता जाता है, तो घटेगा तो ठंडा होगा। सांद्रता कम होने के कारण दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये तो हो गए कारण। किन्हीं दो स्थानों पर पाए जाने वाले दाब के अंतर को दाब प्रवणता, अब दाब का अंतर कहीं उच्च हो सकता है, कहीं निम्न हो सकता है, तो दोनों से एक से नहीं ताप होंगे तो उसे कहते हैं दाब प्रेशर डिफरेंशियल। दाब प्रवणता के कारण दाब प्रवणता बल लगता है जो पवनों की गति कराने में सहायक होता है। देखिए, गति का भी नियम है, हमेशा हाई प्रेशर देन लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होता है उच्च दाब, हाई प्रेशर, और लो प्रेशर का मतलब होता है निम्न दाब। ये पृथ्वी का नियम है। हवाएं हो, जल हो, मैंने सागरीय लहरें भी आपको पढ़ाया था, महासागरीय धाराएं। ऑप्शन होता है हमेशा जो हमारे धरती पे संतुलन और एक सर्कुलेशन चलता है, मोशन होता है, वो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की। देखो, उच्च दाब पे हवाएं बहुत सारी हैं तो बढ़ गई, और निम्न दाब पे हवाएं गर्म ऊपर चली गई तो वो नीचे से अगर ऊपर चली गई तो ये जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को यहाँ पे बहुत सारी हवाएं हैं, तो बहुत सारी हवा क्या करेगी? खाली जगह मिल गई, वहाँ जाके उसको भरने की कोशिश करेगी। तो हमेशा सर्कुलेशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है।
इसलिए हवाओं की गति भी निर्धारित करती है वो किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर आगे जाएंगी। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलती हैं। देखिए ये आ गया। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की गति भी उतनी ही अधिक। भाई प्रवणता अगर जितना ज़्यादा मिसमैच होगा तो हमेशा मिसमैच में क्या होगा, जब तक पूरा एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, एक जैसी हवाएं नहीं हो जाएंगी, तब तक हवाओं में क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी और तीव्रता रहेगी। दाब प्रवणता के बल के अलावा पवनों पे कोरियोलिसिस बल भी तथा घर्षण बल भी काम करता है। अब देखिए ये मैंने डायग्राम मेंशन किया है। ये डायग्राम जो है ये हमारी बेल्ट्स हैं। इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर मतलब हम बात कर रहे हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इस क्षेत्र को हम कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र, हिंदी में इसको कहते हैं शांत पेटी क्षेत्र। तो ध्यान रखिए 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा डोलड्रम या शांत पेटी क्षेत्र। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है। इक्वेटर लाइन अगर मिड में से यहाँ से बिल्कुल बीच में से इन दोनों के बीच में से एक लाइन खींची जाए, ठीक है, ये अगर लाइन खींची, ये 0 डिग्री हो गई। इसे इक्वेटर लाइन या जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में से, भूमध्य रेखा होती है इसके आसपास। क्योंकि अगर हम सोच के चलें कि यहाँ सूर्य है और सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधे आ रहा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं किरणें क्या हो रही है, तिरछी, तो उन्हें लंबा मार्ग तय करना पड़ रहा है। लंबा मार्ग तय करने के कारण उनका ताप भी धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। दूरी जितनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जितने ज़्यादा कणों से होकर उससे निकलना पड़ता है, ताप वो धीरे धीरे वहाँ अगले क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते कम। लेकिन यहाँ तो कम दूरी में जल्दी ताप पहुँच जा रहा है तो हीट रहेगी। तो यहाँ लो प्रेशर, जब ताप रहेगा, मैंने कहा था जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। अगेन यहाँ लो प्रेशर हो गया ये वाला क्षेत्र। लेकिन जैसे ही हम 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की उप प्लस उष्ण मतलब गर्म तो है लेकिन इतना गर्म नहीं है जितना कि हम 30 के क्षेत्र में बात कर रहे थे। इसको सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल मतलब कटिबंधीय होती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है। ये भी यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। और मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो हवाओं का सर्कुलेशन पता पड़ गया। तीसरा 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश की बात करें तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। कारण देखिए यहाँ हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से हवा चली गई तो इस क्षेत्र में हवाएं इकट्ठी हो रही हैं तो हाई, लेकिन इसके ऊपर हवाएं जा नहीं रही थी तो यहाँ कैसा हो जाता है, लो प्रेशर। दोनों क्षेत्रों में शीतोष्ण ठंडा क्षेत्र आ गया एक, तो पहली चीज़। तो दूसरा यहाँ हवाओं का सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हवाएं कहाँ चलेंगी, अब लो प्रेशर हो गया। और 90 डिग्री पे फिर से हाई प्रेशर हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ है और बर्फ़ के क्षेत्र में तो आपको पता ही है हवाएं ठंडी रहेंगी तो धरातल के नज़दीक, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। तो इसमें देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल मतलब ध्रुवीय पवनें। तो प्रेशर बेल्ट जो काम करती हैं, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है HC हेडली चक्र, कहाँ जा रही हैं, यहाँ से हाई प्रेशर से लो की हो रही है, लो से फिर जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, ऐसे फ्रेडलैंड में नीचे से ऊपर, ये एक चक्र चलता है, ठीक है। अब इस चक्र चलने की प्रवृत्ति हमेशा हाई से लो की ओर ही होगी। जैसे अभिसरण और अपसरण की बात करें, अभिसरण और लो प्रेशर हाई प्रेशर, यहाँ लिखा हो लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई, कहाँ से कहाँ, देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा हो गई तो ध्रुव से कहाँ चलेगी, जहाँ गर्म पानी गर्म क्षेत्र होगा तो 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलेगी। अब 30 से 60 की ओर क्यों चलेगी, क्योंकि 30 पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है और 60 पे लो प्रेशर है तो इसलिए 30 से 60 डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं कौन सी हवाएं कहाँ से कैसे चलेंगी। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, जैसे आपका हेडले चक्र है, फेरल का नियम है या ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं हैं। इन सब का जो कारण है वायु दाब का, या वायु दाब के कारण जो परिवर्तन होता है उसके मुख्य कारणों में एक आता है कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल की बात करें तो हम उसे लिखेंगे कोरियोलिस
बल। ठीक है, एक्चुअल में ये जो बल होता है कैसा बल है, ये आभासी बल है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कोरियोलिसिस बल कैसा बल है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट आभासी बल है। आभासी बल का मतलब होता है, देखिए अगर पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, ये आभासी बल किससे उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन से। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो ध्यान रखिए ये बल भी उत्पन्न नहीं होगा, और पृथ्वी घूर्णन करेगी तो ये बल उत्पन्न होगा। ये क्या करता है, पृथ्वी के घूर्णन जब होती है तो वायु की दिशा में क्या काम करता है, वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न करता है, विक्षेप उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वायु की दिशा को करता है जो करेगा इसको, इसीलिए इसको विक्षेपक बल भी कहते हैं, कोरियोलिस बल भी कहते हैं, विक्षेपक बल भी कहते हैं, और आभासी बल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या उत्पन्न करता है, ये विक्षेप उत्पन्न करता है। ठीक है, इस बल के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो किया था जी कोरियोलिस ने। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी और इसके अध्ययन किया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कोरियोलिसिस बल, जो कि एक वैज्ञानिक थे। और इनके नाम पे ही जो विक्षेपी, एक्चुअल नाम तो विक्षेपी बल है, लेकिन सबसे पहले खोजा जी कोरियोलिस ने था, इसलिए उसको कहते हैं कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव भी कहते हैं। किसने दिया था, क्या काम करती है, मैंने आपको, अगर पृथ्वी घूर्णन करेगी तभी ये बल काम करेगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो ये बल कार्य नहीं करेगा। अब इसकी विशेषताएं देखिए कोरियोलिसिस बल की, क्योंकि हम जब ये वायु दाब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किसके कारण ये कार्य हो रहा है। देखिए कोरियोलिस बल जो है, पवनों की उत्पत्ति में इसका कोई योगदान नहीं कि पवनों को ये उत्पत्ति में कोई योगदान है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। किस दिशा से पवन एक घुमा देगा, मतलब अगर कोई सीधी जा रही होगी तो पवनों की दिशा को परिवर्तित कर देगा। बार बार ध्यान रखिए, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगा तो कोरियोलिस बल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये आभासी बल है जो किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो कोरियोलिसिस बल है वो अक्षांश होती है ना, हमारी अक्षांश रेखाएं, ये जो 30 डिग्री लिखा है या 5 डिग्री लिखा है, ये क्या है हमारी, ये सब अक्षांश रेखाएं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश का ज्या का मतलब समझ नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश में लिख देती हूँ साइन। इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। डायरेक्टली मतलब समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब एक जैसा समानुपात में। अब इसकी जो बात करें कहाँ पे कितना, तो कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पे तो लगता है अधिकतम, प्लस का मतलब है अधिकतम। और हम बात करें भूमध्य रेखा की, मैंने जैसे यहाँ पे 0 डिग्री लाइन खींची थी, ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा पे एक ऐसा माइनस, मतलब इसका मतलब कम पड़ेगा, माइनस का मतलब कम होता है। तो ये इसका ध्यान रखना है, कहाँ पे ज़्यादा है, ध्रुवों पे अधिकतम और भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कोरियोलिसिस बल विषुवत रेखा पे 0 होता है। अगर मैं एग्जैक्टली 0 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे आके कोरियोलिसिस बल 0 हो जाएगा, भूमध्य रेखा पे 0, लेकिन इससे ऊपर कैसा होगा, कम, और ध्रुवों पे क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे 0 होता है कोरियोलिसिस बल, भूमध्य रेखा पे। कारण इसका है कि विषुवत वृत्त के निकट क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते, इस वजह से यहाँ कोरियोलिसिस बल भी उत्पन्न नहीं हो पाता है। कोरियोलिस बल वायु दाब प्रवणता के बल के हमेशा लंबवत काम करेगा।
उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब प्रवणता बल के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर आरोपित होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब इस रेखा के ये वाला क्षेत्र, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के ये वाला क्षेत्र हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जब बात करेंगे वायुदाब प्रवणता बल के हमेशा दाईं ओर, तो दाएं और बायां, यहाँ तो बल के दाईं ओर चलेगी, ठीक है, और यहाँ बल के बाईं ओर चलेगी। ठीक है, तो दाब प्रवणता का आपको दिशा भी पता हो गया, दायां और बाएं, इस तरह तरीके से चलेगी दाईं बाईं ओर। किसी भी गतिशील वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव हो सकता है। गतिशील होनी चाहिए लेकिन, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए कोरियोलिस बल काम कर रहा है। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो कोरियोलिस बल काम नहीं करेगा। मैंने आपको कहा, तो जो भी चीज़ गति कर रही है वहाँ कोरियोलिस बल आपको देखने को मिलेगा। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ते हैं, या हवा में गोली चलाते हैं, या पवन चलती हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, मतलब जो भी गतिशील चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोरियोलिस बल देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बल के कारण भी कई बार हवाएं घूम जाती हैं और दाब प्रवणता को भी वो प्रभावित करती हैं। अब इसमें एक हेडले और फेरल का नियम भी दिया हुआ है। फेरल के नियम की अगर बात करें तो फेरल के नियम का आपको एक सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरह याद कर लेना है कि पवन के दिशा के नियम अनुसार चलता है। फेरल का जो नियम है वो पवन के दिशा अनुसार काम करता है। ठीक है, अब कैसे करेगा? दिशा के पवन के दिशा अनुसार कह लीजिए या इसके नियम के अनुरूप कह लीजिए। इसमें होता है धरातल पर चलने वाली जो सारी हवाएं हैं, चाहे वो व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, सनातनी हवाएं, पर्वतीय समीर है, घाटी समीर है, जलीय समीर है, स्थलीय, जो भी समीर बात करें, हम पवनों की बात करें, सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी मैंने कहा घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है, इट मीन्स चल रही है, गति कर रही है। गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, आपको फेरल का नियम आए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो दिशा बताते हैं, हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी। फिर से बात कर लेते हैं किसमें, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा यहाँ से ये दक्षिणी गोलार्ध, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा की बात करें। ठीक है, अब इनका कहना है कि जो फेरल ने कहा था कि जो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं, सभी हवाएं अपने दाईं ओर, हवाओं की दिशा क्या होगी? हवाओं की दिशा होगी दाईं ओर। ठीक है, और दक्षिण और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे, हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा होगी बाईं ओर। तो उत्तर में दायां, दक्षिण में बायां, आपको ये ध्यान रखना है इसमें। इसे अगर हम डायग्राम से समझें, दाएं और बाएं का मतलब, ये हमारा गोलार्ध, दाईं का मतलब और अपने राइट हैंड की तरफ इस तरीके से चलेगी, और बाएं के मतलब अपने लेफ्ट हैंड की ओर चलेगी। दाएं बाएं का सीधा सीधा सीधे हाथ की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टे हाथ की तरफ दिशाओं की गति कार्य करेगी। तो ये हो गया हमारा किसका? फेरल का। यह नियम देखो बहुत बड़े क्षेत्रों पे देखने को मिलेगा। अगर फेरल के नियम की बात करें, जैसे स्थायी पवनें हैं, छोटे चक्रवात हैं, प्रति चक्रवातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको महासागरीय धाराएं बताई थी, मैंने दिशा बताई थी ना महासागरीय क्षेत्र में क्लॉकवाइज, तो देखिए ये क्लॉकवाइज हो गई, मतलब सीधे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज धाराएं चलती हैं उल्टे हाथ की तरफ। वही चीज़ यहाँ नियम काम कर रहा है। ज्वार की गति पे भी ये काम करता है। एक तो आकर्षण बल काम कर रहा था, एक भूविक्षय बल कार्य कर रहा था, वहाँ पे भी ये काम, रॉकेट जब जाते हैं उन पे भी ये प्रक्रिया काम करती है। तो ये हो गया हमारा फेरल का नियम। इसी में थोड़ा सा मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, बायज बेलेट का भी नियम है। बायज
बेलेट का नियम इसी से संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। देखिए, भूमध्य रेखाओं पे हवा की दिशा जो होती है, अब भूमध्य रेखा बार बार बात आ रही है, भूमध्य रेखा 0-5 के बीच में, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखाओं पे जो हवाओं की दिशा में पृथ्वी की अक्षीय गति का प्रभाव बिल्कुल नहीं काम करता है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पे अक्षीय गति का, गति को मैं दोबारा ठीक लिख देती हूँ, गति का प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अक्षीय गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे बायज बेलेट ने इसी चीज़ को लेके अपना नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि जिस दिशा में हवा प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में हम मुंह करके खड़े हो जाएं, मान लीजिए यहाँ कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये कोई बंदा है और ये उसका फेस है और हवा सामने से आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है। इस तरफ ये क्या हो जाए, अपना मुंह करके खड़ा हो जाए, इधर ही अपना क्या कर ले, मुंह कर ले। तो जिस दिशा से हवा आ रही है उसी दिशा में मुंह करके अगर वो खड़ा हो जाए तो न्यून दाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, तो इस तरफ इसका मुंह है और उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो गया, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि खड़े होने की दिशा पे खड़ा हो जाए तो न्यून दाब तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर बनेगा, बाएं का मतलब उल्टे हाथ, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। इसका मुंह इधर है, मुंह इधर हो गया तो एक हाथ उधर चला जाएगा। दोबारा से बना लेते हैं, ये फेस बना दिया, ये उसकी आंखें हो गई ना, और ये इधर ही देख रहा है, ठीक है। तो एक हाथ इधर है और एक हाथ इसका इधर है। तो इसके ऊपर की अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर क्या होगा, न्यून दाब होगा। तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में मैं बात कर रही हूँ, न्यून दाब किधर की ओर होगा, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड क्या होगा, लो प्रेशर। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका सीधा सिद्धांत है और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर उच्च दाब बात करें तो इसका उल्टा समय, अगर बाईं ओर लो प्रेशर है तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हाई प्रेशर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए और यहाँ हाई प्रेशर। उल्टे की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, तथा उच्च दाब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। जो आपने लिखा है बस उसका उल्टा सोच लीजिए, वहाँ उसका हाई प्रेशर हो जाएगा। ये है अपना बायज बेलेट का नियम। ये बताते हैं कि सीधी सी बात है कि हवाओं पे पृथ्वी की अक्षीय गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा भूमध्य रेखा पे। प्रभाव जो पड़ता है वो हवा किस दिशा से चल रही है उसके आधार पर इन्होंने ये आकलन किया था। तो ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है कॉरियोलिस बल की, फेरल का नियम की, बायज बेलेट का नियम, और हमारा जो वायुमंडलीय वायुदाब पेटियां हैं या गतियां हैं या पवन हैं उनके बारे में। आगे हम इस टॉपिक को आगे करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।